हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? खास करके जितने भी जीडीसी 2026 की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, उनका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। फाइनली सेंट्रल रेलवे ने खाता खोल दिया है और जीडीसी 2026 नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। 1500 से ज़्यादा वैकेंसीज नोटिफाई हुई हैं अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। यहाँ की जी, एनटीपीसी, एलपी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और भी कई सारे पोस्ट हैं जस्ट लाइक टेक्नीशियंस। तो दोस्तों अब जो है सेंट्रल रेलवे का आया है आरआरसी की तरफ से, सारे ही आरआरसी की तरफ से अब नोटिफिकेशन फटाफट आने स्टार्ट हो जाएंगे एकदम। अब जो है तैयारी को आप सुपर फास्ट मोड में ले आइए। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हम लोग इस वैकेंसी में जो भी इम्पोर्टेंट बातें नोटिफाई की गई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन भर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन है कि नहीं, ये सारी ही मुद्दों पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि 16 मार्च 2026 कल के ही डेट में जारी किया गया है दोस्तों। ये रहा दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हो यहाँ पे 2026 मार्च 16 मार्च को ये जारी हुआ है आरआरसी सेंट्रल रेलवे की तरफ से, आरआरसी सेंट्रल रेलवे की तरफ से दोस्तों। यहाँ पे आपका जो है 16/3/2026 से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशन को फिल करने के लिए, और ये कब तक चलेगा? 15/4, मतलब कि एक महीने का टाइम आपको दिया गया है। 15/4/2026 तक चलेगा दोस्तों। ये रहे आपके डिफरेंट कैटेगरीज जिसमें कि वैकेंसी नोटिफाई हुई हैं। लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक की वैकेंसी है। आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो है लेवल 2 की पोस्ट अंडर डिफरेंट ट्रेड्स, जीएस, टीआरडी, एयर कंडीशनिंग, एज वेल एज एनटीपीसी की पोस्ट भी नोटिफाई हुई है। जेएओ की पोस्ट है, अकाउंट क्लर्क की है, कॉमर्शियल क्लर्क की है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल में जूनियर इंजीनियर, टीआरडी, ईएमयू, टीआरएस सारे नोटिफाई हुए हैं। फिर आप आगे यहाँ पे देख सकते हो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मेडिकल में भी पोस्ट आई हुई है। फिर आपका एसएनटी में टेक्नीशियन ग्रेड 3 स्टेशन मास्टर्स की भी पोस्ट आई हुई है दोस्तों। ये लेवल 6 की बहुत अच्छी पोस्ट है। और सबसे हाईएस्ट लेवल जो है यहाँ पे मेडिकल में आई हुई है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। इसमें डिटेल्ड वैकेंसी जो है, ओवरऑल वैकेंसी 1500 से ऊपर है, मगर डिटेल्ड यूआर एज वेल एज टोटल कैटेगरी में आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ आप देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसीज नोटिफाई हुई हैं। ये सारी यहाँ पे टोटल वाले कॉलम में दी हुई है दोस्तों। यहाँ पे मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज का क्या क्राइटेरिया है, ये टोटल 33 पन्नों का नोटिफिकेशन है। मैं इसको आपको समराइज्ड वे में समझा देता हूँ कि किनको फॉर्म भरना है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे क्या है, सारा चीज़ यहाँ पे। तो दोस्तों ये तो आपको पता है कि 15/4 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा अंडर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पोस्ट यहाँ पे। अब क्या है दोस्तों, कौन भर सकेंगे? तो भर सकेंगे जो सेंट्रल रेलवे के एम्प्लॉय हैं वही भर सकेंगे, क्योंकि जीडीसी जोनल लिमिटेशन पे होती है। उस जोन के जो एम्प्लॉय हैं वही भरेंगे। कौन नहीं भर सकेंगे? आरपीएफ एंड आरपीएसएफ के एम्प्लॉय जो हैं वो एलिजिबल नहीं है, या फिर जिन्होंने सेंट्रल रेलवे में अपना ट्रांसफ़र लगाया था और उनका ट्रांसफ़र हो चुका है तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे दोस्तों, या फिर जिनका रेजिग्नेशन हो गया है। सर्विस कंडीशन क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल आ रहा है। बच्चों पूछ भी रहे थे बच्चे कि सर क्या 2 साल का सर्विस जरूरी है जीडीसी भरने से पहले? नहीं, मैंने एक लेटर के थ्रू आपको दिखाया भी था कि रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफाई किया था कि कोई मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ भी आपको कोई मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट दोस्तों नहीं रहने वाला है। पोस्ट रिस्ट्रिक्शन क्या है कि मतलब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। मान लो कोई बच्चा है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रीशियन पे काम कर रहा है या एयर कंडीशनिंग पे काम कर रहा है, अब वो फिर से उसी ग्रेड पे अप्लाई नहीं कर पाएगा। उसके अलावा जिस पे भी वो एजुकेशनली सूटेबल है, उसके पास क्राइटेरिया मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो वो भर पाएगा। बट ऑल अदर पोस्ट एक्सेप्ट द सेम पोस्ट ऑन विच ही इज वर्किंग, उस पर वो नहीं भर पाएगा दोस्तों। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब अगला पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है। अपर एज लिमिट 42 साल रखा गया है यूआर कैटेगरी के लिए। वहीं पे अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 45 साल, एससी एसटी के लिए 47 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय किया जाएगा आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हो। टेक्नीशियन के लिए कोई भरेगा तो उसका अलग है, एनटीपीसी का अलग है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का अलग है, जेई का अलग है। सारे ही पोस्ट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग हैं। इसमें सिलेक्शन कैसा होगा दोस्तों? देखो एक बात समझ लो, जीडीसी का जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस एज वेल एज एग्ज़ाम पैटर्न सारा चीज़ ओपन वाला एग्ज़ाम जो होता है, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके तरह ही होगा। ठीक है,
बस ये है कि आप इंटरनल फाइट कर रहे हो जीडीसी में, बाहर के कैंडिडेट से फाइट नहीं कर रहे हो। यहाँ भी 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट जहाँ लगेगा तो लगेगा, स्किल टेस्ट लगेगा, टाइपिंग वाला तो लगेगा, सीबीटी होगा यहाँ भी, सिंगल स्टेज सीबीटी। अच्छा, टाई ब्रेकिंग रूल यहाँ भी सेम होता है, पहले तो एज देखा जाएगा, फिर A to Z अल्फ़ाबेटिकल देखा जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको अलग अलग पोस्ट के लिए क्या है सीबीटी स्ट्रक्चर, एग्जाम का स्ट्रक्चर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जिसमें सीबैट है कि नहीं, टाइपिंग है कि नहीं, ये मैं अलग अलग पोस्ट के लिए आपको बता देता हूँ जिससे आपको सुविधा हो। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप किसी एक पोस्ट के लिए भर पाओगे एज पर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मान लीजिए आपके पास बीटेक की भी डिग्री है, डिप्लोमा भी है, फिर आपके पास एनटीपीसी के लिए आप 12th वाला एलिजिबल हो, तो उस हिसाब से जो है आपको चूज करना पड़ेगा कि आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो सकता है एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए हो, मगर किसी एक पोस्ट को चूज करके आप भर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। एएलपी के लिए अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें आपको लगेगा मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी, उसके साथ क्या लगेगा आईटीआई एक्ट अप्रेंटिसशिप। किस किस ट्रेड में लगेगा, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक, डीजल एटसेट्रा। अच्छा, इसके अलावा कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर मैट्रिकुलेशन के साथ 3 ईयर डिप्लोमा अगर है तो होगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं एलपी के केस में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल जो भी आपका है उस हिसाब से। सीबीटी स्ट्रक्चर कैसा है, इसका एग्जाम कैसा होगा जीडीसी में, इसमें 2 पार्ट में होंगे। पार्ट ए आपका 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन। पार्ट बी सीबीटी का होगा 60 मिनट का, 75 क्वेश्चन, जैसा कि होता है ओपन एग्जाम में। ये सारे ट्रेड बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे 75। अच्छा, पार्ट बी में आपको 35% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, सीबैट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि एसएम के केस में भी होता है, एएसएम का जो पोस्ट होता है, और एएलपी में भी होता है। अगला अगर टेक्नीशियन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपका बीएससी इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन और डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द सेम स्ट्रीम अगर आप हैं तो आप इसमें भर सकते हैं टेक्नीशियन में। टेक्नीशियन 1 का वो था, और टेक्नीशियन 3 के लिए अगर जो है वो एलिजिबिलिटी ओनली है मैट्रिकुलेशन, एसएलसी, आईटीआई, अप्रेंटिसशिप। 10+2 का एक्सेप्शन है, कैंडिडेट्स विथ 10+2 फिजिक्स एंड मैथ्स आर एलिजिबल ओनली फॉर टेक 3 एसएनटी मस्ट चूज द फिजिक्स एंड मैथ्स स्ट्रेट फॉर द पार्ट बी ऑफ द सीबीटी। सीबीटी का एग्जाम आपका उस हिसाब से होगा, ठीक है। सीबीटी स्ट्रक्चर एएलपी की तरह ही होगा। जेई के लिए मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें भी आप हैं। सीबीटी स्ट्रक्चर यहाँ पे 120 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन कवरिंग जनरल अवेयरनेस, ठीक है। 120 मिनट का रहेगा ये, 150 क्वेश्चन रहेगा जिसमें जनरल अवेयरनेस एज वेल एज आपका टेक्निकल एबिलिटीज रहेगा। मतलब कि जो सीबीटी 2 का स्ट्रक्चर है आपका ओपन वाले एग्जाम में वही इसमें रहेगा। उसके बाद नॉन टेक्निकल मेडिकल पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं। अगर एसएम की बात करें, गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें तो 90 मिनट का सीबीटी होता है, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस उसमें पूछा जाएगा विथ एप्टीट्यूड टेस्ट। अगला है कलर टाइपिस्ट के लिए लेवल 2 एंड 3 में 12th आपका पूरा हो जाना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तब आप एलिजिबल होंगे। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए। टाइपिंग प्रोफिशिएंसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दोस्तों। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिडवाइफ या जीएनएम कोर्स का। उसके साथ बीएससी नर्सिंग अगर है तो भी चलेगा। 90 मिनट्स का सीबीटी होगा, 100 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन डेडिकेटेड रहेगा आपका प्रोफेशनल एबिलिटी से। एप्लीकेशन का गाइडलाइन रिजेक्शन क्या है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे, कोई भी ऑफलाइन का यहाँ पे प्रावधान नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका भरा जाएगा, कहाँ पे भरा जाएगा, rrccr.com पे। उसके बाद आपका फोटो जो है 70 KB से कम का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट, नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, और क्लियर फ्रंट व्यू आपका होना चाहिए विदाउट टोपी एंड सनग्लासेज। सिग्नेचर 100 DPI मिनिमम 10 KB से 40 KB के बीच में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेट आपके सेल्फ अटेस्टेड होंगे, सेल्फ अटेस्टेड, बार बार बच्चे पूछते हैं। सेल्फ अटेस्टेशन का मतलब हर सर्टिफिकेट नीचे खुद से साइन कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आप लगाएंगे, जो एसएससी सर्टिफिकेट होता है 10th वाला वो लगा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे जिसका आप फायदा ले रहे हैं। ग्राउंड रिजेक्शन क्या होगा, अगर सिग्नेचर सही से नहीं होगा, इस पर देखे भी थे आप, बहुत सारे एग्जाम में, ओपन वाले एग्जाम में रिजेक्ट हुए कैंडिडेट के सिग्नेचर, उनको एग्जाम देने नहीं दिया गया है। ध्यान दोगे, सिग्नेचर और फोटो बढ़िया से अपलोड करोगे, साफ साफ होना चाहिए सिग्नेचर आपका, ब्लैक एंड व्हाइट। इनवैलिड फोटो रहेगा अगर ब्लैक एंड व्हाइट अपलोड कर देते हो, सनग्लास, सेल्फीज ये सब टाइप रहेगा, मॉफ्ट रहेगा तो इनवैलिड होकर आपका रिजेक्शन हो जाएगा फॉर्म का, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नहीं छोड़ना है। और जो भी कम्युनिकेशन है वो आरआरसी आपको खुद कम्युनिकेट करेगा थ्रू एसएमएस एंड ईमेल, तो अपना ईमेल और मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव रखिएगा और चेक करते रहिएगा। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको सुविधाजनक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। आगे के सारे अपडेट्स के लिए आगे भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स या सिलेबस जो है आपका उसके लिए मैं डिस्कशन लाऊंगा आगे, धीरे धीरे आपके एग्जाम्स के लिए बेहतर हो जिससे आपका। तो बने रहिए रेलवे टॉकीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।